हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 86 के बारे में, जिसमें हम नीति शास्त्र के 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी संबंधों को परिभाषित करते हुए इनमें नीति शास्त्र की भूमिका बताइए। सार्वजनिक एवं निजी संबंध उनको परिभाषित करना है और इन दोनों ही संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका क्या है ये बताना है 50 वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध इनको बताएंगे। जैसे निजी संबंध व्यक्तिगत शर्त रहित संबंध होते हैं, जैसे पिता और पुत्र के होते हैं। कोई भी शर्त इनमें नहीं होती है, व्यक्तिगत होते हैं, जैसे पिता पुत्र हो गया, माता और बेटी हो गया, माता पुत्र हो गया, कोई भी निजी संबंध हो गया, वो हो गया भाई बहन हो गया। जबकि सार्वजनिक संबंध किसी शर्त पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं? औपचारिक, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच में। निजी संबंध में निकटता, विश्वसनीयता, प्रेम, विश्वास, वफादारी आदि के तत्व होते हैं। जबकि अगर हम देखें सार्वजनिक संबंधों में विनियम, नियम, आचरण संहिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठता जैसे तत्वों का समावेश होता है। निजी संबंधों का प्रभाव सीमित लोगों पर होता है, क्योंकि वो एक दायरा भी उनका सीमित होता है, तो सीमित लोगों पर इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि ये संबंध व्यक्तिगत होते हैं। जबकि सार्वजनिक संबंध का प्रभाव अधिकतम लोगों पर, ज़्यादा लोगों पर इसका प्रभाव होता है, क्योंकि ये सार्वजनिक होते हैं। अब हम बात करें नीति शास्त्र की भूमिका इन दोनों संबंधों में। निजी संबंधों में पारिवारिक मूल्यों यथा प्रेम, सहयोग, आदर, स्त्रियों का सम्मान आदि की स्थापना तथा सार्वजनिक संबंधों में जनहित व व्यक्तिगत हित के मध्य संघर्ष रोकने के लिए सार्वजनिक जीवन में आदर्श की स्थापना आदि के लिए नीति शास्त्र का पालन आवश्यक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर निजी संबंध में इसकी भूमिका देखें हम, तो निजी संबंध में पारिवारिक जितने भी मूल्य हो गए, भाईचारा हो गया, प्रेम हो गया, सौहार्द हो गया, सहयोग हो गया, आदर हो गया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान हो गया, स्त्रियों का सम्मान हो गया, इन सभी की स्थापना जो है वो कहीं ना कहीं हमें नीति शास्त्र के द्वारा देखने को मिलती है। नीति शास्त्र की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह अगर सार्वजनिक संबंधों में हम देखें तो जनहित हो गया, व्यक्तिगत हित हो गया, इनके मध्य कोई भी संघर्ष होता है उसको रोकना, सार्वजनिक जीवन में कोई भी आदर्श स्थापित करना है, और सार्वजनिक जीवन में भी सौहार्द को, सहिष्णुता को, इन सभी को बनाने के लिए नीति शास्त्र की भूमिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासन में सत्यनिष्ठता का दार्शनिक आधार क्या है, विवेचना कीजिए। प्रशासन में सत्यनिष्ठता का दार्शनिक आधार पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सत्यनिष्ठता क्या है। सत्यनिष्ठा से तात्पर्य आदर्श तथा व्यवहार में सुसंगतता से है, अर्थात कथनी व करनी समान होनी चाहिए। इसे ईमानदारी, निर्दोष चरित्र, कर्तव्य पालन आदि के रूप में जाना जाता है। यानी किसी व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जैसा वो कह रहा है वैसा ही उसे करना चाहिए। सत्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, जो उसने कहा है उसके प्रति अडिग होना चाहिए। ईमानदारी, निर्दोष चरित्र, कर्तव्य पालन, ये सभी इसके रूप में हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें दार्शनिक आधार क्या है सत्यनिष्ठा का। तो यानी हमें सत्यनिष्ठा जो है किस किस दार्शनिकों ने किस किस रूप में देखी है उसका बताना है। तो सबसे पहले हम देखें परंपरागत दर्शन में, राजनीतिक दर्शन में और प्रशासनिक दर्शन में। तीन तरह से हमें सत्यनिष्ठा देखने को मिलती है। तो अगर हम परंपरागत रूप में देखें तो प्लेटो के अनुसार क्या है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत इन्होंने दिया। अरस्तु के अनुसार राज्य ही व्यक्ति को बनाता है, राज्य है वो ही व्यक्ति को बनाता है। तो उनके अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है, व्यक्ति को बनाने का आधार। गीता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना ही क्या है, सत्यनिष्ठा, अपने अपने कार्य को करना, किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करना। गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप सिद्धांत कि आप अनावश्यक संपत्ति का संग्रह ना करें, जितनी संपत्ति आवश्यक है उतना ही आप संग्रह करें, बाकी की आप सामाजिक कल्याण सर्वहित में लगा दें। ओके। राजनीतिक दर्शन में अगर हम देखें तो नकारात्मक उदारवाद, जॉन लॉक का जो नकारात्मक उदारवाद है वहाँ देखने को मिलती है। एक बार थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कर हो गया, कर राज्य लगाते हैं, फिर सेवाएं हो गई, जनता है जो को सेवाएं देते हैं, राज्य कोई कर लगाता है फिर उसके बदले में सेवाएं प्रदान करता है।
जनता को। लोकतांत्रिक समाजवाद, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। प्रशासनिक दर्शन, जैसे उसमें सुशासन का दृष्टिकोण, गुड गवर्नेंस, सुशासन के दृष्टिकोण में हमें प्रशासनिक दर्शन में सत्यनिष्ठा दिखती है, क्योंकि सत्यनिष्ठा जहाँ होगी वहाँ सुशासन का तत्व विद्यमान होगा। नवलोक प्रशासन में भी सत्यनिष्ठा का आधार, दार्शनिक आधार हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप ये उत्तर को लिख सकते हैं। अपने उत्तर में और भी चीज़ें ऐड ऑन करके आप और बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है। इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। लोक सेवा की पहचान किस होती है? समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा पर। इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या आपको करनी है। तो अभी आरपीएससी का ट्रेंड क्या है? यही 50 वर्ड्स में जो है बड़े बड़े प्रश्न को दिया जाता है। तो प्रश्न को पढ़ने में ही हमें 1 से 2 मिनट लगती है, पढ़ना प्लस समझने, दोनों में हमें 1 से 2 मिनट लग जाती है। फिर उसको सोचकर समझकर हमें उत्तर देना 50 वर्ड्स में। तो आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि कई प्रश्नों में तो हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें 50 वर्ड्स में 100 वर्ड्स में हमें क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन कई में हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमें दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है। ओके, तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम किस तरह से लिखें। सहिष्णुता से तात्पर्य है कि अपने से विरोधी विचारों को सहन करने की क्षमता एवं लोक सेवक जब अपने से विपरीत विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्यपूर्वक शांत मन से सुनता है, तब वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के पथ पर ले जाने में सक्षम हो पाता है। अपने से विरोधी विचारों को सहन करने की क्षमता और लोक सेवक जब अपने से विपरीत विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्यपूर्वक शांत मन से सुनता है, तो वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर यानी विकास के पथ पर एक साथ लेने के लिए क्या हो पाता है? सक्षम हो पाता है। इसी प्रकार करुणा से आशय क्या होगा? समाज के कमजोर व्यक्तियों के प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो दुखी व्यक्ति को देखकर तकलीफ समझने में हमारी मदद करती है, यानी समानुभूति की अवस्था। क्योंकि दूसरों के सहिष्णुता, समानुभूति, दूसरों के दुख को देखकर, ठीक है, करुणा का भाव उत्पन्न होना, दूसरे की तकलीफ को देखकर तकलीफ महसूस करना, उनकी मदद करना, साथ ही उसके दुख को दूर करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। जैसे कि मदर टेरेसा करुणा की मूर्ति थी। एक लोक सेवक जब कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता व करुणा से युक्त होता है, तब वह स्वयं कष्ट सहकर भी समाज के कमजोर वर्गों या वंचित वर्ग के प्रति दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है, जिससे अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित होता है। इस तरह से आप ये उत्तर लिख सकते हैं, और भी आप थोड़ा विस्तार कर सकते हैं 1-2 लाइन में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? यस, हो सकती है। तो उस पर आप अपन को टिप्पणी करनी है 50 वर्ड्स में। वर्तमान में जब लोक सेवाओं से जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं बढ़ रही हैं तथा विविध कारणों से लोक सेवकों में तनाव का स्तर ऊंचा हो रहा है, तब निम्न रूप में भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है। लोक सेवकों पर काम का प्रेशर मान लीजिए, आकांक्षाएं अपेक्षाएं बढ़ रही है, तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भगवद गीता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भगवद गीता के जितने भी सिद्धांत हैं वो यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। पहला जैसे लिखेंगे, निष्काम कर्म, जो लोक सेवकों को बिना फल की कामना के अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देता है। बिना फल की कामना के यानी निष्काम फल के बिना अपने पदीय कर्तव्यों का इस तरह से निर्वहन करना कि फल की इच्छा ना करे, सिर्फ कर्म पर फोकस रहे, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण करे। फिर यह लोक संग्रह का सिद्धांत, जो अपने समस्त कर्मों को सामाजिक कल्याण हेतु प्रेरणा देता है, यानी लोक सेवक के जितने भी कर्म हैं वो सभी समाज के कल्याण के लिए, सर्वहित के लिए कार्य करे, इस हेतु प्रेरणा ये गीता का सिद्धांत हमें देता है। योग कर्मशु कौशलम, जो अपने कार्यों में निरंतर उत्कृष्टता लाने की प्रयास करता है, यानी अपने कर्मों में कौशल लाने का प्रयास करता है, गीता इसकी भी हमें प्रेरणा देती है। स्थित प्रज्ञ में क्या होगा? जो प्रशासक को प्रत्येक स्थिति, कैसी भी स्थिति हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, लोभ हो,
इसके अलावा सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति हो, उसमें एक समान बने रहना, स्थिति प्रज्ञ बने रहना, निष्पक्षता और गैर तरफदारी से कार्य करने हेतु ये प्रेरित करता है। यानी किसी भी परिस्थिति में एक समान रहना, चाहे विपरीत हो चाहे अनुकूल हो। फिर है नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता में श्री कृष्ण के समान प्रशासन में नेतृत्व हेतु प्रेरित करता है। तो इस तरह से ये गीता के सिद्धांत हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ये लोक सेवक को प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से जो है आपको कार्य करना है। नेक्स्ट है जिस सिद्धांत ने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है वह निष्क्रियता का नहीं बल्कि सर्वोच्च कर्म का मार्ग है। गांधी नीति शास्त्र के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ये भी 50 वर्ड्स में हमें लिखना है, ये भी हमें क्या लिखना है, 50 वर्ड्स में इसका उत्तर हमें देना है। प्रश्नों को एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। जिस सिद्धांत ने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है वह निष्क्रियता का नहीं बल्कि सर्वोच्च कर्म का है। गांधी का कथन है। किस तरह से उत्तर लिखते हैं देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपने दर्शन में एकादश व्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, अस्पृश्यता निवारण, ये सभी एकादश व्रत दिए। उनके साथ साथ साध्य साधन की पवित्रता, सत्याग्रह, सर्वोदय आदि पर विशेष बल दिया। गांधी जी समय की पाबंदी पर विशेष बल देते थे तथा देश की राजनीतिक आज़ादी हेतु आंदोलन, भूख हड़ताल, सभाएं आदि के साथ साथ रचनात्मक कार्यों यथा सफाई अभियान, सूत काटना आदि को भी अत्यधिक महत्व देते थे। गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम को अनिवार्य मानते हैं। उक्त सिद्धांतों को हम गांधी जी के जीवन में साकारित होते हुए देख सकते हैं, जो सुबह जागने से रात में सोने तक निरंतर कार्यरत रहते हैं। अतः गांधी जी का सिद्धांत निष्क्रियता का नहीं बल्कि निरंतर कर्म का है, सक्रियता का है। तो गांधी जी के सारे सिद्धांत अपन को लिखकर फिर हमें क्या करना है, एक लाइन में हमें मूल्यांकन करना है, जैसे कि अपन ने अंत में किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में हमें शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका बतानी है 50 वर्ड्स में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। शैक्षिक संस्थाएं निम्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में मानवीय मूल्यों का संवर्धन करती है। पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से मूल्यों का विकास करना। ठीक है, अब प्रश्न को आप समझेंगे ना कि शैक्षणिक संस्थाओं की संवर्धन में मानवीय मूल्यों की भूमिकाएं हमें बतानी है। पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से मूल्यों का विकास, खेलकूद के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टीम भावना, सहयोग आदि मूल्यों का विकास, भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यालयों में बच्चे विविध अवसरों पर महापुरुषों आदि की भूमिकाओं का निर्वहन कर मूल्यों को सीखता है, ये कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा प्रार्थना सभाएं हो गई, राष्ट्रीय पर्व हो गए, महापुरुषों की जयंती आदि के माध्यम से मूल्यों का विकास किया जाता है। शैक्षणिक संस्थाएं बालकों में समानता, तार्किकता, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिकता आदि मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस तरह से आप ये उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारा। वर्तमान में एक प्रशासक तनाव से बचने के लिए महापुरुषों व लोक नायकों से क्या सीख सकता है, स्पष्ट करें। तनाव से बचने के लिए प्रशासक महापुरुषों और लोक नायकों से क्या सीख सकता है, यानी महापुरुष और लोक नायकों से लिंक करते हुए हमें प्रशासक से लिंक करते हुए हमें उत्तर देना है तनाव। तो तनाव प्रबंधन में महापुरुषों व लोक नायकों की क्या भूमिका है, ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर हमें देना है। तो सेंटर में हम एक ब्लॉक बनाएंगे, तनाव प्रबंधन में महापुरुषों एवं लोक नायकों से सीख। सबसे पहले हम देख लेते हैं, वर्तमान में जनता में शिक्षा का प्रसार, बढ़ती जागरूकता आदि के कारण प्रशासन से जनता की अपेक्षाएं अधिक है। अतः जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दबाव, गठबंधन की राजनीति, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि के कारण प्रशासन में तनाव का उच्च स्तर है। तनाव का उच्च स्तर क्यों है?
एक तो जनता की अपेक्षाएं अधिक हो गई है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, बढ़ती जागरूकता हो गई है, जनता की आकांक्षाएं पूरी करने का दबाव होता है, गठबंधन की राजनीति भी हो गई, राजनीतिक प्रेशर भी होता है, भ्रष्टाचार के कारण भी होता है। इन सभी के कारण तनाव जो है उसका उच्च स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें महापुरुषों और लोक नायकों की सीख जो है वो काफ़ी काम आ सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद की दरिद्र नारायण की अवधारणा, दरिद्र नारायण की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। बौद्ध धर्म का मध्य मार्ग का सिद्धांत और जैन धर्म का शादवाद। बौद्ध धर्म का मध्य मार्ग सिद्धांत हो गया, जैन धर्म का शादवाद सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत तनाव प्रबंधन में हमें महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांधी जी का जंतर सिद्धांत, अंतर आत्मा की आवाज़, प्रशासक को निस्वार्थ देता है। साथ ही ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है वो क्या करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता का लोक संग्रह सिद्धांत, स्थिति प्रज्ञ, समत्व बुद्धि योग हो गया या समत्व योग सिद्धांत हो गया, योग कर्मशु कौशलम, निष्काम कर्म की शिक्षा। ये सभी अवधारणाएं तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा हम देखें, गांधी जी हो गया, नेहरू हो गए, विवेकानंद, सुकरात, अरस्तु आदि महापुरुषों से प्रशासक निस्वार्थ सेवा, दया, करुणा, तार्किक सोच आदि मूल्यों को सीखता है, जो तनाव से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आज अपन ने 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस किया। आज के प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जो आरपीएससी का जो ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो आप इन प्रश्नों को उत्तर सहित अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम अभी नहीं है, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है कि आप तैयारी करें। अभी हाल में नोटिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, हाल ही में सूचना भी मिल रही है कि आरएस की वैकेंसी जल्दी आने वाली है और सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है कि नोटिफिकेशन भी आए, वैकेंसी भी आए। तो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी मेंस की तैयारी करने का पर्याप्त समय है। जैसे ही वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तो फिर प्री की तैयारी करने के लिए को भी हमें टाइम देना पड़ेगा। तो प्री की तैयारी से पहले आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर ले। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तैयारी अपनी आप लगातार करिए तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, और आपका जो लास्ट टाइम का जो प्रेशर होता है वो भी कम होगा। तो प्री की तैयारी भी आपको पता है कि इस बार टफ रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म भी काफ़ी फिलअप होंगे। सब कह रहे हैं कि नहीं, कट ऑफ इस बार कम जाएगी, क्योंकि बिना पेपर दिए आप कैसे कह सकते हैं, कंपटीशन तो लगातार बढ़ ही रहा है ना। तो डेफिनेटली कट ऑफ तो 100 से ऊपर ही जाएगी। तो आपको तैयारी जो है इस तरह से करनी है कि आपको प्री में सिलेक्शन हो। उससे पहले आप क्या करना है, मेंस की तैयारी रखनी है, ताकि आपको प्री के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।